नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के टॉप 500 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है और इनको पढ़ने के बाद आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी कि 10 से 15 नंबर यहीं से आएंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले पार्ट में 200 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। यहाँ हम 201 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 500 क्वेश्चन होंगे 2 पार्ट के अंदर। तो इनको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है या फिर हो सके तो एक बार नोट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 201वां क्वेश्चन है हमारा, 200 कंप्लीट कर लिए थे। इसमें पूछा गया पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा तो ये नहीं सुनी जा सकती हैं। आप सभी को पता होगा जो श्रव्य तरंग की परास होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब श्रव्य तरंगों की जो परास होती है, आवृत्ति परास होती है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। जो पराश्रव्य तरंगें हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगें होती हैं जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता है, और एक होती है 20 हर्ट्ज से कम जिनको अपश्रव्य तरंगें कहते हैं, उनको भी हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो श्रव्य तरंगों की परास आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, और पराश्रव्य की परास क्या होगी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, और अपश्रव्य तरंग की परास क्या होगी, आवृत्ति परास क्या होगी 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो ये होता है 24 घंटे का। 24 घंटे का आवर्तकाल होता है भू स्थिर उपग्रह का, पृथ्वी के जस्ट बराबर। फिर है हमारा पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो पराश्रव्य तरंगें हैं उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, अभी मैंने आपको बताया। फिर है आवृत्ति की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है, आप सभी को पता है। और 1 किलो चीनी का भार, तो ये समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, ऑप्शन थे वहाँ पर। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे विभिन्न प्रकार के, तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा 1 किलो चीनी का भार। फिर है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहलाते हैं हिपोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं, हिपोक्रेट्स। फिर है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का, कंफ्यूजन नहीं होना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, फिर है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा अगर उसमें हाइड्रोजन गैस भर के ले जाएंगे तो। फिर है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, तो वो अपरिवर्तित होगा, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा उसके भार में अगर वो लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए तो। फिर है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, तो ये किसके कारण होता है, क्यों ऐसा होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है लालटेन की बत्ती में। ठीक है, और जो गुण काम करता है यहाँ पर उसको बोलते हैं केशिकत्व। ठीक है, केशिकत्व के कारण कोई भी लिक्विड है, चाहे आप कागज को डुबाएंगे तो ऊपर चढ़ेगा, चाहे किसी बाती को डुबाएंगे तो ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि वो छोटी छोटी केशिका नली होती है उनमें। ठीक है, केशिका नली के रूप में काम करने लगते हैं, तो केशिकत्व के गुण के कारण जो है लिक्विड ऊपर चढ़ता है, और साथ में सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। फिर बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो तूफान को। अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक, ठीक है, बैरोमीटर में अगर जो पारा है वो एकाएक नीचे गिर जाए, एकाएक नीचे गिरे, तो इसको क्या बोलते हैं, तूफान की स्थिति बोलते हैं। इसी तरह से अगर बैरोमीटर में जो पारा है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरे, कैसे करे, धीरे धीरे करके नीचे गिरे, तो ये कहलाती है वर्षा की स्थिति, मतलब उस दिन वर्षा हो सकती है। ठीक है, 2 जान लिया। फिर बैरोमीटर में अगर जो पारे का तल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे, तो दिन कैसा रहेगा उस दिन, साफ, तो दिन साफ रहने की संभावना होगी। तो तीनों को याद रख लेना है। अगर अचानक से पारा गिर रहा है बैरोमीटर का तो तूफान आएगा, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो दिन साफ रहेगा, और अगर धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है तो वर्षा होगी। ठीक है, फिर एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है, बढ़ता है। आप सभी को पता होगा कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फ्रिज को खोल दिया जाए, बंद कमरे में फ्रिज को खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म जल
90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। आप सभी को पता होगा थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का नियम कहता है कि जो वस्तु जितनी गर्म होगी, ठीक है, वो जल्दी ठंडी होती है, जितनी ज़्यादा गर्म है उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, और जो कम गर्म है वो देर से ठंडी होगी अपेक्षाकृत। तो देखिए पहली जो थी 90 डिग्री सेल्सियस में जल था, वो 80 डिग्री में आने में 10 मिनट ले रहा है, तो 80 से 70 आने में 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। फिर दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो ऐसे सदिश जिनका मान अलग होता है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, उनका परिणामी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। फिर है पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा? पत्थरों से भरी कोई नाव यदि नदी में तैर रही है, तो यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा? वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह से पूछा जाता है गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर वो मेल्ट हो जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, पानी का तल ना तो बढ़ता है ना ही कम होता है बर्फ के पिघलने के बाद भी। फिर है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, तो निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्घ्य होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगों को किसकी माध्यम की आवश्यकता होती है? ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, जबकि प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? तो वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए वो निर्वात में गमन कर सकती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। आप सभी को पता होगा, सबके गांव घर में लगे रहते हैं क्या? ट्रांसफार्मर। उससे एसी वोल्टेज को, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को यानी कि एसी वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर जो है डिसाइड करता है कि इतने वोल्टेज की जो विद्युत है वो हमारे घर तक पहुंचानी है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कितनी पहुंचाई जाती है? 220 वोल्ट। ठीक है, फिर अब बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे द्रव का दाब बढ़ता जाता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 219वां है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो विस्कोसिटी कहलाता है, यानी कि श्यानता। श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है। ठीक है, फिर निम्न में से एक यौगिक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए थे, जो रेत है वो एक यौगिक है। ठीक है, SiO2 होता है ना, SiO2 जो कि सिलिकेट है। रेत क्या है? एक सिलिकेट है, तो एक यौगिक है वो। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर गैसों की जो श्यानता है वो ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, मतलब कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या होती? इंक्रीज होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। फिर ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो जो बर्फ के नीचे का जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, इसलिए झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। फिर हमारा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? अधिक होती। ठीक है, वायुमंडल के कारण दिन की अवधि जो है वो अभी कितनी है? दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो इससे अधिक होती, 24 घंटे होती है, तो अभी जो वायुमंडल के ना होने पर अधिक होती। ठीक है, फिर विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो फैराडे के नियम पर, सभी को पता है फिजिक्स का पार्ट है, विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है। और निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो यह है न्यूट्रॉन बम। ठीक है, न्यूट्रॉन बम जो होता है वो सिर्फ जीवन को नष्ट करता है, यानी कि जीवित मतलब जो प्राणी हैं उनको हानि पहुंचाता है, ना कि भवनों को। ठीक है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो मैं आपको बता चुका हूं, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन काम करता है, बल्कि जो सन है उसमें हमको मिलता है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम में मिलता है नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन, है ना।
आपने देखा सुना भी होगा, जो परमाणु बम गिराए गए थे नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, तो बहुत ज़्यादा उससे लॉस हुआ था। ठीक है, जापान को अमेरिका ने गिराए थे, तो नाभिकीय विखंडन हुआ था वहाँ पे। ठीक है, परमाणु बम। तो नाभिकीय विखंडन किस में? परमाणु बम में, और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। सन में क्या है? सन की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक ठीक है। फिर प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, तो नाम ही उसका प्रकाश विद्युत सेल। तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है कौन? प्रकाश विद्युत सेल। फिर घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में। ऑलवेज इसको बहुत ज़्यादा टॉप में याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है घरों में जो पंखे बल्ब आदि होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोंटजन ने। रोंटजन यहाँ पर गलत लिखा है, रोंटजन ने की थी। ठीक है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोंटजन ने। फिर है पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो ये है रेडियम का। जो पिच ब्लेंडी है वो रेडियम का अयस्क है। और रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें क्या होती हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली जो किरणें हैं वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों से। कौन कौन सी? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ये भी पूछा जाता है सबसे खतरनाक कौन होती हैं? तो गामा किरणें होती हैं। ठीक है। फिर है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, 2 नाम मिलते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है। फिर है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल वॉन लीनियस हैं। लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। 1000 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का घोल कैसा होता है? तो ये एसिडिक होता है। ठीक है, NH4Cl का जो घोल होता है वो एसिडिक होता है। फिर शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो शीतलीकरण में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है शीतलीकरण में। फिर मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो उसका नाम है एस्ट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो वो है एस्ट्रोजन। और प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है 1972 में। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोलॉग जो भाषा विकसित हुई है ये 1972 में हुई है। क्योंकि जो आपका जो सिलेबस है MP पुलिस का उसमें साइंस एंड टेक लिखा रहता है, इसलिए यहाँ पर इन क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। और बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से। ठीक है, बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। और वेब अस्तित्व में आया तो वो अमेरिका में। वेब अस्तित्व में कहाँ आया था? तो अब अमेरिका में। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो आर्गन गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। ठीक है। फिर है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम धातु का। आयरन के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। आपने देखा होगा जो विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो तंतु का जो प्रतिरोध होता है ना, वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए तंतु चमकने लगता है जबकि तार नहीं चमकते हैं। ठीक है। फिर है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 1000 टाइम पूछा जा चुका है, 746 वाट। क्वेश्चन एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। फिर है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये उपधातु में आती हैं। जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। ठीक है, और भी हैं उपधातु जैसे कि सिलिकॉन है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिए थे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो याद रखना ये क्या है? उपधातु हैं। ये भी पूछा जाता है उपधातुओं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो उपधातुओं की चालकता क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उपधातुओं की चालकता बढ़ती है।
फिर निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है, NH3। और परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जबकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है, ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में। फिर साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑलेरी कल्चर। ऑलेरी कल्चर कहलाता है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन। फिर हमारा निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया, ठीक है। फिर है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर घूर्णन करती हुई गोल मेज है, ठीक है, गोल गोल घूम रही है, उस पर आकर एक लड़का बैठ जाए तो मेज का जो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, कोई लड़की झूला झूल रही है, अगर उसके ऊपर आकर एक लड़की और बैठ जाती है तो उसके झूले के वेग में क्या परिवर्तन आएगा? तो उसका वेग बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, वेग परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि उसका जो आवर्तकाल है, जो झूले का आवर्तकाल होगा, अगर लड़की एक झूला झूल रही है उसमें आके दूसरी लड़की आके बैठ जाएगी तो उसके आवर्तकाल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है कि गोल मेज पर एक अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है जो कि घूर्णन कर रही थी, तो मेज का कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। फिर है बल किसका गुणनफल है? तो F बराबर ma होता है। m मतलब द्रव्यमान और a मतलब त्वरण, m मतलब मास और a मतलब एक्सेलरेशन। तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। फिर अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की किस शाखा को कहते हैं? किस शाखा को कहते हैं? तो अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति को विज्ञान की शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी के जनक पूछे जाते हैं तो उनका नाम है मेंडल, ठीक है। वही चने के मटर के दाने उन्होंने डाले थे, विभिन्न प्रकार के दानों को उगाया था तो अलग अलग प्रकार के पेड़ हुए थे, उससे उन्होंने अनुवांशिकी की पूरी थ्योरी दी थी। बाद में उस पर बहुत सारे मतलब विकास हुआ उसका, तो फादर माने जाते हैं मेंडल, और जिसमें अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको अनुवांशिकी बोलते हैं, ठीक है, उस वनस्पति विज्ञान को। फिर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होता है। अगर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो कैसा होता है? समान होता है, ठीक है, एक समान त्वरण से गिरती हैं। आपने सुना भी होगा कि अगर दो विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड अगर गिरा रहे हैं आप तो वो एक साथ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका त्वरण सेम होता है, ठीक है। फिर है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान, ठीक है। किस तरीके से? संवेग यानी कि mv और वेग का अनुपात यानी कि mv बटे v से v कट जाएगा तो बचा क्या? मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। फिर है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम खाते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज, जैसे कि पौधों में ग्लूकोज बनता है ना प्रकाश संश्लेषण में, तो उसको किस में नापते थे हम? कैलोरी में मापती जाती है ऊर्जा। फिर विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, एसआई यूनिट है एम्पियर विद्युत धारा की। और निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो यह है वायु क्या है? मिश्रण है, ना तो तत्व है ना यौगिक है, ये क्या है? मिश्रण। विभिन्न प्रकार के कण इसमें मिले होते हैं, धूल धुएं के, और साथ में वायु में गैसें भी बहुत सारी हैं, ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। तो पहली अवस्था क्या होती है? ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन, याद रखना। फिर है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है डायोप्टर, ठीक है। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर में नापी जाती है, ठीक है। फिर है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का। सिंपल सा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि, ठीक है। शोर नापने की इकाई भी डेसिबल है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए भी डेसिबल, और वातावरण में ध्वनि नापना है तो भी डेसिबल है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी तरंगें होती है? तो ये रेडियो तरंगें होती है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो रेडियो तरंगें होती हैं। और
स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी। फिर हमारा 265वां क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतता होते हैं तो परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक है, परमाणु में कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की मैंने बताया अभी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। फिर है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। ठीक है, फिर है परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है तो उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। जो परमाणु घड़ी होती है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं तो जो क्वार्टज घड़ियां होती है वो दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, परमाणु घड़ी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव और क्वार्टज घड़ी दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती हैं। ठीक है, फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। फिर गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। देखिए, गाड़ी खींचने के लिए घोड़ा क्या करता है? पृथ्वी पर बल लगाता है, तो पृथ्वी भी घोड़े पर बल लगाएगी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे बढ़ता है। फिर प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने, बता चुका हूं मैं, कहीं कहीं गोल्डस्टीन का नाम भी मिल जाता है। ठीक है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गामा किरणों की। तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं गामा किरणें। फिर है परमाणु क्रमांक कहते हैं तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती हैं और उसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, फिर हमारा धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स का। जो धूप के चश्मे बनाए जाते हैं उसमें क्रुक्स का यूज किया जाता है। फिर अब पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है पोलियो का वायरस। फिर है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईईजी मस्तिष्क की बीमारी का अध्ययन कहलाता है। पहचानना है तो किसका यूज करेंगे? ईईजी। ठीक है, और हृदय की बीमारी को पहचानना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? ईसीजी। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सी का अंतर है। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। एक आपने सुना होगा बीसीजी, तो बीसीजी टीका होता है जो टीबी के रोग में लगाया जाता है। ठीक है, ईईजी क्या हो गया? मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए। ईसीजी क्या हो गया? हृदय की बीमारी के लिए। और बीसीजी क्या हो गया? टीबी रोग का टीका। फिर निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ये होती है ट्रिपनोसोमा नाम के एक कोशी जीव से। जो निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ये ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशी की जीव से होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक। जो तपेदिक है ये जीवाणु से होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक। फिर है शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो यह है फ्रक्टोज। जो शहद होती है इसमें फ्रक्टोज होती है, मीठी होती है। देखिए, शहद क्या होती है? मीठी, तो आप जल्दी से सुक्रोज लगा देंगे, जबकि शहद जो है वो एक क्या है? प्राकृतिक है ना, और प्राकृतिक शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है, ना कि सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? मानव निर्मित शर्करा है, जबकि फ्रक्टोज क्या है? प्राकृतिक शर्करा है। तो शहद में आपको ऑलवेज याद रखना है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ पर रहता है? यकृत में, लीवर में। यकृत क्या है? लीवर है, तो लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। फिर विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी और सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। फिर हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है तो पोटेशियम खनिज का यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है, प्रेमिका को देखकर प्रेमी की धड़कन क्या हो जाती है? अनियमित, तो उसको पोटेशियम खिला देना चाहिए। ठीक है, फिर है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होती है लोहा की।
लौह तत्व की यानी कि आयरन होता है किसमें, पालक में। आपने देखा भी होगा एनीमिया की बीमारी जिसको हो जाती है उसको पालक का जूस पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि उसको उसमें आयरन की कमी हो गई ना। एनीमिया किससे होता है, आयरन की कमी से, और उसकी पूर्ति करने के लिए पालक का जूस पिलाया जाता है उसको, ठीक है। डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करता है, पालक का जूस। फिर श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, मतलब कि जो शरीर में बैक्टीरिया हैं, वायरस पहुंचते हैं, उनसे शरीर को, शरीर की रक्षा करना, प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक, रोगों से रक्षा करना, ठीक है, ये काम है श्वेत रक्त कणिकाओं का। जिसको एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी हो जाती है, तो वो उससे क्या प्रभावित होता है, यही होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं खत्म होने लगती हैं बॉडी की। तो एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति होता है अगर उसको फिर खांसी भी हो जाए तो वो उसी से मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है उसकी, खत्म, ठीक है। फिर है हमारा किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो ओ रुधिर वर्ग, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, वह सर्वदाता होता है, ठीक है, सर्वदाता होता है। इसका कारण क्या है, ये सर्वदाता क्यों है, क्योंकि इसमें एंटीजन प्रोटीन नहीं होता। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, उसमें कोई भी एंटीजन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, और एंटीजन नहीं होगा तो फिर उसको किसी भी व्यक्ति के ब्लड में, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे देगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ए और ए वाला बी को देगा तो क्या दिक्कत आती है, ए का एंटीजन बी में चला जाएगा, ठीक है, ए का एंटीजन बी होता है तो बी ब्लड ग्रुप को ए का एंटीजन खत्म कर देगा, इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ए वाला बी को नहीं दे सकता, ठीक है। इसी तरह से पूछा जाता क्वेश्चन है कि जो सर्वग्राही समूह है, यानी कि जो सबसे ले सकता है, वो कौन सा होता है, वो होता है ए बी समूह। क्यों ले सकता है ये सबसे, क्योंकि देखिए ए और बी दोनों है उसमें, ए का भी एंटीजन है उसमें, बी का भी एंटीजन है, तो अब उसको जब किसी का दे दो, ओ वाले का दे दो, ए वाले का दे दो, बी वाले का दे दो, किसी का भी दे दो, सबका वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन उपस्थित हैं। फिर है हमारा निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में, इसीलिए बोला जाता है हरी सब्जियां खाइए तो ब्लड, खून बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, ज़्यादातर आयरन होता है, ठीक है। तो हरी सब्जियों में पाया जाता है लोहे का अंश सबसे अधिक। फिर है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, तो छोटी आंत से। छोटी आंत में अधिकांश पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। ये भी पूछा जाता है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, मुख से ही शुरू हो जाता है। जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वो स्टार्च का पाचन, मंड का पाचन करने लगती हैं, ठीक है, वहीं से, यानी कि मुख से ही शुरू हो जाता है। फिर है हमारा निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये है पनीर। जो पनीर होता है वो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। 290वां क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है। देखिए पिता का रक्त वर्ग क्या है, ए है, माता का रक्त है ओ, तो उनके पुत्र का जो रक्त वर्ग है वो ओ हो सकता है, ठीक है। फिर है हमारा हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, तो जल से, ठीक है, जल से बना हुआ है शरीर का अधिकतम भार। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है हमारा मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी। यकृत तेल किसका, मछलियों का, ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। फिर है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण। जो कैरोटीन होता है इसके कारण होता है गाय का दूध पीला, ठीक है, गाय के दूध का रंग आपने देखा होगा पीला होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण। फिर है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है। फिर है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, तो कॉपरनिकस ने, जो कि सही नहीं है, ठीक है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के, सॉरी ये तो सही है, जो एक और सिद्धांत था ना,
तो वो वाले में तो वो गलत था, ये वाला सही है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और यह सबसे पहले सिद्ध किया था कॉपरनिकस ने। ठीक है, याद रखना है। फिर है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मैंने अच्छे से पहले पार्ट में समझा दिया इसको। और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ठीक है, जबकि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी, सिल्वर। ठीक है, और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा, मरकरी। इसीलिए आपने देखा होगा ऊष्मा मापी जितने भी यंत्र होते हैं उन सब में जिसमें भी ऊष्मा से प्रभावित होने वाले यंत्र हैं, थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, इन सब में यूज किया जाता है किसका? पारा का। ठीक है, फिर चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट, यानी कि जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतना ही खाना पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे कम लगेगा। फिर से बता देता हूँ, पहले पार्ट में मैंने अच्छे से समझाया था। ऊपर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, यानी कि प्रेशर क्या होता है? कम, इसलिए यहाँ पर देर से खाना पकता है। यहाँ पर देखिए वायुमंडल घना वायुमंडल है। ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा? अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा, तो खाना अपेक्षाकृत जल्दी पक जाएगा। ठीक है, ऊपर पकेगा देर से, नीचे पकेगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है। अब प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ का क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा है तो क्वथनांक ज़्यादा होगा। यहाँ का प्रेशर कम है तो यहाँ का क्वथनांक कम होगा। ठीक है, इसी को यूज कर सकते हो आप किस में? प्रेशर कुकर में भी। प्रेशर कुकर में भी क्या होता है? अपन प्रेशर ज़्यादा रखते हैं, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो क्वथनांक बहुत ज़्यादा होगा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि मतलब कि क्वथनांक ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मतलब ये है कि अगर कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस में नीचे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म हो रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस में ही पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर देखो कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है, प्लस यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, प्लस यहाँ का क्वथनांक भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जल्दी खाना पकेगा और यहाँ पर देर से पकेगा। ये रीज़न है। अब प्रेशर कुकर से हम इस प्रेशर को और इंक्रीज कर देते हैं, तो अब जो 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो रहा था वो अब 120 डिग्री सेल्सियस में गर्म होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा हो गया, प्रेशर और ज़्यादा हो गया, इसलिए खाना जल्दी पकता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में और जल्दी पकता है। अब गलती नहीं होगी। फिर सिरका का रासायनिक रंग तो एथेनोइक अम्ल है, ये CH3COOH, इसी को बोलते हैं सिरका, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसी के नाम है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो ये है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन होती है अश्रु गैस। ये भी पूछा जाता है अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया होती है। ठीक है, अमोनिया होती है अश्रु गैस में, और अश्रु गैस क्या है? तो क्लोरोपिक्रिन है। फिर निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो गैस होती है ना, वो यही होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वायु को सबसे अधिक प्रदूषित भी यही करती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो आदर्श स्थिति के लिए चाहिए निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा गया है कि कोई भी गैस किस स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करेगी, तो उसके लिए चाहिए निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में, जो वायरस होते हैं इनमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। फिर है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक की। चेचक के टीके की खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर का नाम याद रखना है, चेचक का टीका खोजा था इनने। एड्स होने का क्या कारण है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। जो T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं उनकी कमी एड्स होने का कारण है। फिर है, एड्स वायरस क्या होता है? तो ये एक सूची RNA होता है। जो एड्स वायरस क्या होता है? तो ये होता है एक सूची RNA। और ये भी पूछा जाता है एड्स किस वायरस से होता है? तो वो होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, HIV वायरस से होता है एड्स। फिर है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। जो शैवालों की कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेल्यूलोज की।
और लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है लाल सागर का रंग लाल। फिर है गलगंड या घेंघा रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है किसमें? समुद्री खरपतवारों में, और इससे गलगंड यानी कि घेंघा रोग से बचा जा सकता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग। ठीक है, फिर है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, फिर है हमारा लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो ये होते हैं वायु प्रदूषण के। जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है कुनैन। ठीक है, जो कुनैन है ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है पुष्पक्रम। जो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्पक्रम। फिर है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की। अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रकाश की। आप बिना प्रकाश के भी अंकुरण, बस उसको नमी चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी बीज को नमी प्रदान कर दी जाए प्रकाश की अनुपस्थिति में भी वह अंकुरित हो जाएगा। फिर है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के। जो तना काट पद्धति है वो गन्ने के प्रवर्धन, गन्ने को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। फिर है जो तना काट है इसका मतलब ये होता है कि तने को काट करके लगा देना। गन्ना कैसे होता है? उस तने को काटो और दूसरी जगह जमा दो, मतलब कि लगा दो, तो उससे भी दूसरा गन्ना पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है गन्ने के। फिर नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष। भ्रूणपोष होता है नारियल का खाने योग्य भाग। ठीक है, याद रखना है। फिर आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा, मैंजी लिखा है, गलत है वो, मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम है आम का। नेक्स्ट है निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। जब एक नर युग्मक अंडाणु से संयोजन करता है तो इस क्रिया को बोला जाता है निषेचन क्रिया। ठीक है, सभी को पता होगी लगभग। ठीक है, निषेचन क्रिया। फिर संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है रेफलेशिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेशिया है। और जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही क्या होता है? पुष्प से ही परागण होता है ना। और जो निषेचन की फूलों में, जो पौधों में निषेचन की क्रिया होती है वो भी पुष्पों के द्वारा ही होती है। ठीक है, फिर मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी यानी कि वृक्क में। रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क यानी कि किडनी में। और सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। आगे राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी क्षेत्र में। राजस्थान में तांबे का जो विशाल भंडार है वो खेतड़ी क्षेत्र में है। फिर है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो यह है चावल। और पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो पत्तियों के जो मुख्य दो कार्य हैं वो एक तो है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण ये दो मुख्य कार्य हैं पत्तियों के। फिर है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम कौन सा है? तो इसको बोलते हैं POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर को आपने देखा होगा प्लास्टर चढ़ाता है। चित्रकार क्या करता है? अपनी चित्रकार क्या बनाता है? मूर्तियाँ। शिल्पकार मूर्तियाँ बनाता है, तो किससे बनाता है? POP से बनाता है। ठीक है, आजकल बैन हो गई हैं ये POP से बनी हुई मूर्तियाँ। तो कैल्शियम सल्फेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू 2H2O है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका लोकप्रिय नाम है कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, फिर सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं उसमें तांबा मिला दिया जाता है, क्योंकि सोना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुलायम। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है ऑस्मियम। पेरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है।
और निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो CO2। जो आग बुझाने के लिए रखे रहते हैं ना सिलेंडर, छोटे छोटे, आपने देखोगे रेलवे में या फिर किसी भी ऑफिस वगैरह में, उसमें भरी होती है CO2 गैस। फिर रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो रात्रि के समय छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेड़ क्या करते हैं? रात में CO2 छोड़ते हैं, जबकि दिन में क्या छोड़ते हैं? O2, ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। जो टमाटर की सॉस होती है ना, टमाटर, आपने टमाटर अलग से खा के देखो, सॉस खा के देखो, तो ऐसा लगता है कि जैसे टमाटर को खाओगे तो वो फ्रूट है, मतलब कि खट्टा लगेगा। जो एसिड और जो सॉस होता है वो उसमें सिरके का टेस्ट आता है, मतलब अचार टाइप का थोड़ा सा लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो एसिटिक अम्ल, उसमें सिरका मिला होता है। ठीक है, सिरका अम्ल मिला होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है। फिर बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों के पिता हैं। बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों दोनों में किसका नाम आता है? अरस्तु का। फिर है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का। ऑप्शन दिए थे, प्रीवियस पेपर है, पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है। और पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। जो पत्तियों का हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है। इसी को क्लोरोफिल बोला जाता है। ठीक है। पर्णहरिम, हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरिम, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। इसकी आवश्यकता भी होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है नागपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में। फिर भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरकों से, उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है। मादा जो पशु होते हैं उनमें बच्चा पैदा होते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एशिया का, ठीक है, एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। फिर है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह है बरेली में। ठीक है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही बरेली है ये। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली। नेक्स्ट है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है मांस उत्पादन से। लाल क्रांति मांस उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, और काली क्रांति पेट्रोलियम से। इस तरह से श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। इस तरह से याद कर लेना है। ठीक है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो यह होती है रानीखेत बीमारी होती है मुर्गियों में। फिर दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। ठीक है। लैक्टोमीटर से नापते हैं दूध का घनत्व। ये भी पूछा जाता है दूध की शुद्धता नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है लैक्टोमीटर। ठीक है। फिर है हमारा, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। जो सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। और फिर है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो यह है रेंडियर। जो रेंडियर होता है इसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है। नाम है रेंडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है बकरी को। बकरी यानी कि गोट को जाना जाता है गरीबों की गाय के नाम से। फिर दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो वो अयनपूर्ण जो होती है दुधारू गाय की मुख्य पहचान होती है। ठीक है। अयनपूर्ण विकसित होता है। जो अयन का मतलब क्या है? जो दूध होते हैं गाय के। ठीक है। इस तरह से दूध आपने देखोगे 1 2 3 4 दूध होते हैं ना इस तरह से, और यहाँ पर बना होता है आयन। ठीक है। एन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? एन। अब पढ़े लिखे लोग आयन बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में बोलते हैं एन। तो ये जो एन होता है,
जिसका पूर्ण विकसित एन होगा, बहुत बड़ा एन होगा, जितना बड़ा एन होगा उसके उतना ही दूध ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो एन देख करके गैया खरीदी जाती है। ठीक है, जो ज़्यादा दुधारू गाय होगी उसका एन, किसी किसी का तो इतना बड़ा एन होता है। ठीक है, तो अगर आपको दुधारू गाय खरीदनी हो तो आप क्या देखेंगे, थन नहीं देखेंगे, ये थन नहीं देख के आप क्या देखेंगे, आयन देखेंगे। ठीक है, आयन। तो इसमें क्या क्या दिया है, आयन पूर्ण विकसित होना चाहिए, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, जो ये दुग्ध नलिका है जिसको थन बोलते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी हो रहती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी और दुग्ध नलिका उभरी रहेगी, यानी कि बड़े बड़े होंगे, ये क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। ठीक है, फिर है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भाई उम्मीदों का प्रदेश है, यहाँ पर बकरियां ज़्यादा हैं, यहाँ पर पशु ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है, तो ये है बकरी। जो पश्मीना है ना, ये बकरी है। आपने देखा हुआ ऊन किससे प्राप्त करते हैं, भेड़ों से, लेकिन ये जो पश्मीना नाम की एक बकरी होती है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है, ये विख्यात है। ठीक है, विख्यात पशु पश्मीना है, एक बकरी है जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। फिर किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, तो मादा हाथी। ठीक है, हाथी देखने में बहुत बड़ा है ना, हाथी देखने में बहुत बड़ा है, तो आपको लगता होगा कुंटलों दूध निकलता होगा उससे, है ना, 100 लीटर तो कम से कम निकलना ही चाहिए, लेकिन इस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, यानी कि ये बहुत गाढ़ा दूध होता है और कम निकलता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं निकलता। फिर एक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह है देहरादून में। जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है ये देहरादून में है। और नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आंत में। आंत इंटेस्टाइन में पाया जाता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, फिर है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, तो रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, तो मच्छर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया जो मलेरिया है ये किससे, मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, फिर निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वो क्या करता है, श्वसन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है, निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है ऑरिलिया। ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 359, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, तो सुअर का अगर आपने अधपका मांस खा लिया तो जो फीताकृमि होता है वो मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है, जो कि नुकसान है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है। फिर केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुए की आंख ही नहीं होती। ठीक है, कोई नेत्र नहीं होता है केंचुआ में, नेत्रहीन है बेचारा। फिर तितली की आंख रात में क्यों चमकती है, टेपिटम लुसिडम के कारण। जो तितली होती है उसकी आंख रात में चमकती है टेपिटम लुसिडम के कारण। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो मत्स्य वर्ग का। जो समुद्री घोड़ा होता है वो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। फिर निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर। अभी आपने देखा था मलेरिया किससे हो रहा था, मादा मच्छर से, इसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। और रोग का जो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने। फिर सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो पाषाण मछली। जो पाषाण मछली होती है वो सबसे विषैली मछली है। फिर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है मोर का। जो पावो क्रिस्टेसस है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है, तो नीली व्हेल है। जो सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है वो है नीली व्हेल। ठीक है, निम्न में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। और तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। दिखता ही है वो फूल की कली के जैसा, है ना। तो जो लौंग है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो वो होता है केशिका जल। जो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है वो होता है केशिका जल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण, कावट आ गई थी। इसमें क्या है, 373वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो यही होती है केवल दिन में, ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, तभी O2 जो पौधे हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में नहीं होती है, इसलिए वो CO2 रात में छोड़ते हैं, ठीक है। फिर है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो माइटोकांडिया में होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है, किसको? माइटोकांडिया को। फिर है हमारा, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना है मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य। नेक्स्ट है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा है? तो वो है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है, ठीक है। फिर है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो यह है सेब से। सेब जो यानी कि एप्पल से संबंधित है अग्नि नीरजा रोग। फिर है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का, RBC का, ठीक है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, उत्पादक हो गए कौन से? पेड़ पौधे, ठीक है। इसको खाएगी कौन? शाकाहारी, जैसे सपोज बकरी ने खाया, ठीक है। तो ये हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक प्राइमरी, ठीक है। बकरी को खाया किसने? शेर ने, तो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये है मांसाहारी। तो जो प्राथमिक होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर तृतीय का उपभोक्ता क्या होते हैं? इन मांसाहारी को खाने वाले होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। शेर मर जाता है तो उसको कौन खाता है? जीवाणु खा लेते हैं, अपघटित कर देते हैं। तो इस तरह से ये चक्र चलता जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था, मांस खाने वाले, बकरी या भेड़ का मांस खाने वाले हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। फिर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि EV किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। फिर है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर। तलवे मतलब जो पैरों के तलवे होते हैं ना, कहते हैं ना तलवे चाटना, तो क्या किसकी बात की जाती है? पैरों के जो नीचे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ की त्वचा सबसे मोटी होती है। फिर है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, इसलिए आजकल सौर ऊर्जा को ज़्यादातर बढ़ावा दिया जा रहा है ना। और मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की, इसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। हिंदी में अरू लिखा है, आपको क्या मिलेगा? फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसे कहते हैं स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन किया जाता है, इसलिए इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष 7 रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। जो पायरोमीटर तापमापी होता है इसके द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं?
डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, और 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस पैमाने पर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर है तरंग का वेग भी, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है, तो v बराबर n लैम्डा होता है। इसको बोलते हैं डी ब्रागली समीकरण। ठीक है, डी ब्रागली का समीकरण है v बराबर n लैम्डा। फिर न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। फिर है निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फिर प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो निर्वात में। जो प्रकाश का वेग होता है निर्वात में होता है, और अगर ध्वनि का वेग पूछा जाए तो ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण। ठीक है, इंटरफेरेंस रेज होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, सॉरी इंटरफेरेंस नहीं, इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, वो सूर्य विकिरण से सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ठीक है, सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरण होती है सूर्य विकिरण की, वो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। फिर है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ताप संरक्षण। ठीक है, या ऊर्जा संरक्षण, जो भी लिखा हो, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, दोनों अवधारणाओं की पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फिर है हमारा कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जो संपीड़ित गैसें होती हैं, इनको छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, फिर है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनकी प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना। इस तरह से कोई प्रकाश आएगा, इस चिकनी सतह से टकरा के इस तरह से क्या हो जाता है, लौट जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसी को अगर सेल्सियस पैमाने पे लिखोगे तो देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर है चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ठीक है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ध्वनि ऊर्जा है वो सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ठीक है, इस कारण से। फिर समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आसवन द्वारा। समुद्री जल बहुत ही खारा होता है। ठीक है, आसवन द्वारा उसकी लवणीयता को दूर किया जाता है और शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। फिर है दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो ऑलवेज याद रखना है, दलदली भूमि पूछे, धानों के खेत में पूछे तो मीथेन गैस निकलती है। जहाँ भी दलदल भूमि होगी वहाँ पर मिलेगी मीथेन गैस। और गोबर गैस जो होती है उसमें भी मीथेन होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है मांसपेशियों में जिससे कि थकावट आती है। ठीक है, फिर अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, अंगूर में। और कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। और दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डेंटाइन के। ठीक है, दांत देखने में लगते हैं कैल्शियम के होंगे, लेकिन ये कैल्शियम के ना होकर के किसके हैं, डेंटाइन के। जबकि हड्डियां किससे बनी होती है, कैल्शियम से। ठीक है, हड्डियां कैल्शियम से और दांत बने होते हैं मुख्य रूप से डेंटाइन के। फिर है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम। जो पैरामीशियम होता है उसकी आकृति होती है चप्पल के समान। फिर है केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो एक भी नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और गाजर
किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। गाजर विटामिन ए के लिए, और जो आंवला है विटामिन सी के लिए। इसी तरह जो लीवर ऑयल था किसका? मछली का, वो विटामिन डी के लिए था। ठीक है। फिर निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ये चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फिर है हमारा, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है, यानी कि 1 किलो 350 ग्राम। 1 किलो 350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो लोहा होती है। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली लोहा धातु है। रक्ताल्पता रोग होता है लौह रक्त की कमी से, इसलिए एनीमिया के रोगी को दिया जाता है पालक का जूस, क्योंकि पालक में होता है आयरन। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि हरी सब्जियों में, मतलब लौह जो आयरन होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो हरी सब्जियों में। ठीक है। किण्वन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किसका उदाहरण है? किण्वन का। ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह है पनीर। ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली? तो ड्रैगन से याद रखना इसको। ड्रैगन क्या होते हैं? उड़ते हैं ना ड्रैगन, तो ड्रैगन से याद रखना। ड्रैको को छिपकली, उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रैको। फिर है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप? तो किंग कोबरा है, पढ़ चुके हैं। फिर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। ठीक है, व्हेल शार्क भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। और दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है देसी घी में सुगंध। फिर है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का जो विक्षेपण होता है सर्वाधिक होता है। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल वियर्ड ने, जॉन लोगी वियर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। फिर है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। फिर है हमारा, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें पाई जाती है मीथेन। और दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व पूछा है, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम है। और मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है मोती। ठीक है। फिर है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन, O2। और किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक। जो एपिथीलियम ऊतक होते हैं वो ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, एपिथीलियम ऊतक का नाम याद रखना, शरीर के सुरक्षा कवच है ये। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ते को। ठीक है, कुत्ते को बनाया था। और किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसक कर पिघला दिया था? तो वो थे डेवी। ठीक है, डेवी ने पिघला दिया था किसको? बर्फ के 2 टुकड़ों को। फिर है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ यानी कि टाइगर सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, टाइगर। फिर जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो ऊर्जा ले जाती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगें जब चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा साथ ले जाती हैं। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। ठीक है, किरीट भाग दिखाई देता है और सूर्य ग्रहण के समय बाकी भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी, लाल। फिर है टाइपराइटर या टंकण मशीन। टाइपराइटर आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, टंकण मशीन हिंदी है। कि आविष्कारक कौन है? तो ये है सोल्स। जो टाइपराइटर होता है उसके आविष्कारक हैं सोल्स। नेक्स्ट है, सिरिका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम। ठीक है, एसिटम कहा जाता है लैटिन भाषा में सिरका को। और केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, IUPAC नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। सॉरी, COOH है ना, एथेनोइक अम्ल। 2 C हैं तो एथेन बन जाएगा,
इथेनोइक अम्ल बोलेंगे उसको, ठीक है, सिरका को। फिर है कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का, HCOOH ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये होता है कवकों द्वारा। जो गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, लाल लाल आपने देखा होगा गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो होता है कवकों के द्वारा, फंगस के द्वारा, ठीक है। फिर है आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, और कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो ये होता है जड़ों से, ठीक है। कॉफ़ी पाउडर के साथ जो चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है वो जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला, पढ़ चुके हैं। और किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, तो वॉटसन, और ये वॉटसन वही हैं जिन्होंने किसकी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी, वॉटसन और क्रिक ने दी थी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। तो इन्होंने ही आनुवांशिकी नाम दिया है किसको, आनुवांशिकता के विज्ञान को, ठीक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है, सरल क्वेश्चन है ये। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, तो नीम, ठीक है। धूल का जो प्रदूषण रोकना है तो नीम के पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो ठंडा पानी। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है ठंडा पानी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर, ठीक है। और इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो है तांबा। कॉपर का यूज किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज की उड़ान भरने से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो फोटान। प्रकाश जो किरणें होती हैं वो कैसे प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं, ठीक है, और उन्हीं बंडलों को बोला जाता है फोटान, ठीक है। फोटान की ऊर्जा भी ज्ञात की जाती है, ठीक है। फिर अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो अस्त होता हुआ सूर्य है, अस्त होता हुआ या फिर उदित होता हुआ, दोनों सूर्य कैसे होते हैं, लाल होते हैं, तो प्रकीर्णन के कारण होते हैं, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, कूट फल है सेब, एप्पल है, सबको मालूम होगा। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। फिर निम्न में से किसका उपयोग से ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर। जो अल्टीमीटर है इसका उपयोग होता है ऊंचाई नापने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 454वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो बिजली यानी कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। नेक्स्ट है सूर्य में क्या होता है, तो हाइड्रोजन व हीलियम होता है, और दो हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। नेक्स्ट है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। जो लाल चींटियां होती हैं उनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। और हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो वह है प्रकंद, ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो प्रकंद होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो आलू एक रूपांतरित तना है, इसको बोलते हैं कंद। आलू क्या है, कंद है। जबकि जो अपनी अभी हल्दी पढ़े थे वो था प्रकंद, ठीक है। फिर क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ये थे तीसरा द बोर ने यूज किया था क्षोभ मंडल। ये हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इस तरह से 5 भाग हैं। उनमें से जो क्षोभ मंडल है इसका नाम दिया था तीसरा द बोर ने। फिर है पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण आते हैं, फिर पृथ्वी से टकराकर जब रिटर्न जाते हैं विकिरण तो उनको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य से आएंगे तो सूर्य विकिरण, सौर विकिरण कहेंगे, और जब पृथ्वी से जाएंगे तो पार्थिव विकिरण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंग के रूप में। जो सूर्य का ताप होता है वो लघु तरंग के रूप में पृथ्वी में पहुंचता है। नेक्स्ट है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा जो मेरियाना गर्त है वो कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक किस में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो इस तरह से प्रशांत महासागर को याद रखना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दैनिक ज्वार। जो ज्वार भाटा आपने सुना होगा, समुद्र में आते हैं। ज्वार का मतलब क्या होता है? लहरों का चढ़ना, और भाटा मतलब उनका उतरना। तो दैनिक ज्वार की स्थिति कहलाती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं। फिर हमारा सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वॉन लेक है। जो सबसे सर्वाधिक लवणता यानी कि सबसे ज़्यादा लवणीय जो सागर है वो है वॉन लेक। ठीक है, वॉन लेक है, वॉन लेक सागर है। और पूछा जाता है सबसे खारे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी विश्व की? तो वो है कैस्पियन सागर। और मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, भारत की पूछें तो क्या बताओगे? भारत में सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है, खारे पानी की। अगर मीठी पूछी जाए तो वूलर झील जम्मू कश्मीर। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये वॉन लेक है, सबसे सर्वाधिक लवणता वाला सागर है वॉन लेक। फिर है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो ये होता है एरिडोसॉल। जो एरिडोसॉल मृदा है इसका निर्माण होता है रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एरिडोसॉल। अभी तक आपने 3 प्रकार सुने होंगे, ये एरिडोसॉल है। ठीक है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स जल में पनपने वाले पौधे हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं। 468वां क्वेश्चन है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन। जो मालाबार तट है हमारा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने। पढ़ चुके हैं पहले, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। और प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, जो प्याज लहसुन है उसमें गंध होती है सल्फर के कारण। ठीक है, सल्फर के कारण गंध होती है। पोटेशियम भी पाया जाता है लेकिन मेनली आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा। ठीक है, प्याज लहसुन में जो गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है। ठीक है, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से। जो आलू है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। जो दालचीनी होती है हम खाद्य के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, डिशेस बनाने में वो छाल से प्राप्त की जाती है। फिर तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से। जो तारपीन का तेल है वो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। फिर इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। जो इस सदी के हवाई जहाज हैं उनका आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो वो है न्यू कैसल। पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो न्यू कैसल है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, फिर है, किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है। और पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की। ठीक है, आपने देखा होगा मुख गुहा से लेकर के छोटी आंत और फिर उसके छोटी आंत तक, तो वहाँ तक आपको हर एक चीज़ को, प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम, ठीक है, और प्रोटीन है, स्टार्च को पचाने के लिए अलग एंजाइम, तो जितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग एंजाइम, तो सबको पचाने के लिए क्या जरूरी था? एंजाइम। इसलिए पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। ठीक है, और कार्बन का एक और अपरूप है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, स्नेहक के रूप में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग, यानी कि वेलोसिटी जो है वो एक सदिश राशि, वेग, संवेग, बल। ठीक है,
इस तरह से वेग, संवेग, बल, त्वरण ये सब सदिश राशि हैं, जबकि जो कार्य, ऊर्जा ये सब क्या है, अदिश राशि हैं। ठीक है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? तो वाहनों से जो निकलती है वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वाहनों से निकलने वाली गैस। ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पैराफिन मोम है। जो पेट्रोलियम होता है उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है, लास्ट में देखा होगा आपने ग्रीस के ऊपर मोम निकलता है। ठीक है, मोम निकलता है तो उसको बोलते हैं पैराफिन मोम फिर है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक एसिड, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। फिर है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन, किण्वन के द्वारा होता है शराब का निर्माण। ठीक है, आपने देखा होगा गन्ने को सड़ा करके फिर उसका किण्वन किया जाता है, तब जाके फिर शराब बनती है। इसी तरह से गेहूं से भी बनती है, इसी तरह से अंगूर को, सब कुछ सड़ाया जाता है, उसका किण्वन होता है, मतलब सड़ाना, फिर उसके बाद शराब बनती है। ठीक है, तो बोला भी जाता है कि शराब एक बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। क्या बोला जाता है? शराब एक बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, आधी तुम करो आधी हम करें। ठीक है, तो इस तरह से है, खत्म करना है इसको। ठीक है, शराब को जल्दी से जल्दी। फिर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को, यानी कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो कितनी होगी? 0.75। देखिए ये जो लॉजिक है, क्या लॉजिक याद रखना है आपको, ऑलवेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ ये मैं हूँ, ठीक है, आप बोलूँगा तो गुस्सा हो जाओगे, ये मैं हूँ। अगर मेरी लंबाई है 10, मैं 10 फिट कर देता हूँ, ठीक है, 10 फिट है मेरी लंबाई। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि मुझे अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैं हूँ, 10 फीट का हूँ, तो मुझे अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिनिमम जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी उसकी जस्ट आधी होती है, आपकी लंबाई की जस्ट आधी, मेरी लंबाई की जस्ट आधी होती है। यानी कि जो दर्पण होगा वो 5 फीट का होगा, तब जाके मैं अपनी पूरा प्रतिबिंब देख पाऊंगा। तो ये ऑलवेज फॉलो करता है, आपको संख्या चेंज कर करके देगा, कहीं 100 मीटर, कहीं 50 मीटर, कहीं 10 मीटर। इसमें जैसे दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर। तो ऑलवेज ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट की लंबाई का जस्ट आधा दर्पण की वो न्यूनतम लंबाई होती है जिसमें प्रतिबिंब पूरा देखा जा सकता है। चलो 485 क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। कॉफी बीजों से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में अधिक स्रोत पाया जाता है किसका? प्रोटीन का। और धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग है वो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा गया है। जो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह है लेमार्क का। ठीक है, लेमार्क और डार्विन, लेमार्कवाद भी मिलेगा, डार्विनवाद मिलेगा आपको किसमें? वनस्पति विज्ञान में। तो इनको याद रखना, इनके कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह लेमार्क का। फिर रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स। जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं पौधे, जैसे कि कैक्टस हो गया, कांटे वाले इस तरह से पेड़ होते हैं, तो उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण माध्यम से। ठीक है, जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है ग्राहम बेल को। ग्राहम बेल को माना जाता है माइक्रोफोन का आविष्कारक। फिर मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की। जो मैनोमीटर होता है वो गैसों के दाब को नापने में यूज होता है। ठीक है, फिर है 493वां क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो वो है सोडियम। इस पे 3-4 क्वेश्चन मतलब दिए थे तत्व, उसमें से सोडियम सबसे शुद्ध था। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है। 494वां क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर कहलाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्टियोमीटर, सूर्य की किरणों की तीव्रता नापना। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम है। ये भी पूछा जाता है, हाइड्रोजन जो गैस है वो
जल वाष्प का किस किस धातु के साथ क्रिया करके प्राप्त की जाती है, तो जिंक। ठीक है, जल वाष्प की क्रिया करा दो आप जिंक धातु से तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है, तो पैलेडियम है। ठीक है, फिर क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, क्वालिटी होती है रेडियो एक्टिविटी, उसकी इकाई है क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी के नाम पर है ये। और वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। तो आपने देखा होगा जब तांबे में तांबे को अगर खुले में रख दिया जाए तो उसमें हरे रंग की क्या परत जम जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है। तो हरे रंग की परत जमती है तांबे में, जबकि लाल रंग की परत जमती है किसमें, लोहे में। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जंग। तो वो होती है लाल रंग की, लाल मतलब ईंट के कलर की होती है, और ताम्र में जमती उसी तरह से हरे रंग की। ठीक है, बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। फिर है हमारा 498वां क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो नाभिकीय संयोजन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 499वां क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है लोहे पर जंग लगना। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। फिर है, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है, तो वायु से जो हल्की गैस है वो है अमोनिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना। ठीक है, अपने बाकी दोस्तों में भी। पुलिस कांस्टेबल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो हमने 500 क्वेश्चन पढ़ाए हैं इसमें से ही पूछा जाएगा। ठीक है, इतने चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।